राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम के समर्थकों ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब जॉइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा ने विवादित जमीन को सील कर दिया। हनुमान मंदिर परिसर की जमीन को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम जमीन को अपना बताती हैं और हनुमान मंदिर के महंत विवादित जमीन को मंदिर का बताते हैं। कई बार जिला प्रशासन पैमाइश भी यहाँ पर आकर कर चुका है, लेकिन हनुमान मंदिर के महंत संतुष्ट नहीं होते। राजस्व विभाग की बड़ी टीम पहुंचकर पैमाइश यहाँ पर करती है। जिस जमीन पर राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम का कब्जा था वो मंदिर परिसर की निकली। इसके बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट ने विवादित जमीन को सील कर दिया। राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम के समर्थक भड़क गए। उन्होंने जॉइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा की गाड़ी को कब्जे में ले लिया। जिला प्रशासन ने किसी तरह जॉइंट मजिस्ट्रेट को भीड़ से निकाला। इसके बाद राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम के समर्थक सुभाष चौक पर प्रदर्शन करने लगे। महंत जी के कहने पे, महंत जी के पैसा देने पे श्रुति शर्मा एसडीएम जिला जो हमारे साथ आज उत्पीड़न किए हैं, उन्होंने गलत किया है। पैमाइश कराने के बाद हमको कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं दी और हमारे जाके मेन गेट में ताला लगा दी और सील कर दी। महंत का नाम राजेश यादव है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि एसडीएम आके ताला खुलवाए और अपने ताला को खुलवाए और एसडीएम की जो जानकारी, पैमाइश की जो जानकारी हमको संतुष्ट करे। और हमारे हाँ, मंत्री जी का हिस्सा 1/3 की हिस्सेदार हैं। उधर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी गोंडा पहुंचे। उन्होंने पूजा पाल के समाजवादी पार्टी से निष्कासित को लेकर कहा कि पूजा पाल का सीएम योगी की तारीफ अखिलेश को नागवार गुजरी। समाजवादी पार्टी और उनके नेता गुंडा माफियाओं की तारीफ करने पर खुश होते हैं। सच बोलना पूजा पाल को भारी पड़ा। गुंडे अपराधियों की अगर तारीफ होती है तो अखिलेश जी खुश होते हैं। रहा दूसरी बात, हमेशा वो सनातन को अपमानित करने की उनकी परंपरा है, उनकी पार्टी की नीति रीति है। अभी मस्जिद में बैठ कर के सदन में, संसद भवन के पास कोई मस्जिद है, वहाँ पर बैठ कर के मीटिंग की। तो जो ये परंपरा चला रहे हैं, ये इन्हीं के लिए घातक हो रहा है। समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी बनती जा रही है, कारण यही है। अब वही मौलाना लोगों में से किसी ने उनकी पत्नी के ड्रेस पर सवाल उठा दिया, तो इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मैं तो यही कहूँगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जो बचे खुचे विधायक, बचे खुचे सांसद हैं, वो बने रहें, इसके लिए वो इस तरह का काम ना करें। एटा में ड्रोन उड़ने की खबर से हड़कंप मच गया। ये मामला कोतवाली नगर के किदवई नगर का है। सूचना मिलते ही यहाँ पुलिस मौके पर पहुंच गई। जांच पड़ताल में ड्रोन उड़ने की खबर झूठी निकली, अफवाह निकली। रात में उड़ रही पतंग को लोगों ने ड्रोन समझ लिया। पुलिस ने अनाउंसमेंट करके ड्रोन की अफवाह न फैलाने की अपील की। साथ ही कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भ्रामक खबर फैलाने के आरोप में विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये पब्लिक में भ्रामक खबर ना फैलाएं कि ड्रोन उड़ रहा है। जो इन अफवाहों को फैलाएंगे उनके खिलाफ रहेंगे। कोई ड्रोन नहीं उड़ रहा था। लखनऊ में विश्व स्तरीय फॉरेंसिक एआई ड्रोन और रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ हुआ। सबसे छोटे ड्रोन से लेकर भारी भरकम ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे ज्यादा ड्रोन की चर्चा हुई, जिसके बाद अब यूपी से आत्मनिर्भर की ओर एक अहम कदम बढ़ाया गया है। देखिए इस पर रिपोर्ट। यूपी राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान में विश्व स्तरीय फॉरेंसिक एआई ड्रोन और रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ हो चुका है। जिसमें साइबर युद्ध से निपटने के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ रिसर्च डेवलपमेंट का भी काम होगा।
ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन का इस्तेमाल और फिर पाक की तरफ से ड्रोन अटैक का भारत ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद से ड्रोन चर्चा में रहे हैं। अब योगी सरकार की पहल के बाद यूपी में एआई ड्रोन और रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ हुआ। यही ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा, पूरा युद्ध ही साइबर युद्ध की तरफ जा चुका था। अब फाइटर प्लेन नहीं काम कर रहे थे, अब उससे भी आगे सोच करके हमें कार्य करना होगा। अब सुपरसोनिक मिसाइल या फिर कोई ऐसा ड्रोन जो इस चुनौती को सामना कर सके, वही इसमें उपयोगी हो सकता है। इस लैब में पौराणिक इतिहास की परंपरा की झलक भी दिखी। लैब का नाम तरकश रखा गया है। ये तस्वीर देखिए, विमान आकार में जो तस्वीर दिख रही है महाभारत काल की है। ठीक वैसा ही आज स्पेस एक्स ड्रैगन को बनाया गया है, यानी हजारों साल पहले ही इसकी कल्पना कर दी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा हमारे पास एक सबसे रीसेंट एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे मैं कह सकता हूं, जहां पे तकनीक की कितनी इंपॉर्टेंस है उसने दिखाया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज़ की बात कही थी कि ओपी सिंदूर के बाद ड्रोन की अहमियत कितनी इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया ने देखी है। और उससे मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जो कि सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी कि आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत, वो यहाँ से शुरुआत है। इस विश्व स्तरीय फॉरेंसिक एआई ड्रोन और रोबोटिक्स लैब में नैनो ड्रोन और हैवी ड्रोन जैसे दर्जनों ड्रोन मौजूद हैं, जिनके जरिए 45 किलोग्राम तक के वजन को भी उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये एक एआई ड्रोन बनाया गया है। ये सब्जेक्ट को लॉक कर सकता है। ये ड्रोन चेहरे को पहचान सकता है, किसी गाड़ी की रफ्तार पर निगरानी कर सकता है। अब आपको बताते हैं LRE ड्रोन के बारे में, जिसकी खासियत दिलचस्प है। LRE ड्रोन कई घंटों तक हवा में रह सकते हैं, कई किलोमीटर तक निगरानी रखते हैं। आर्मी में भी इस तरह के ड्रोन होते हैं। ये महाकुंभ मेले के दौरान भी लगे थे। इस लैब में सबसे छोटे ड्रोन को भी तैयार किया जा रहा है, जिसकी स्पीड लाजवाब है। ये एक हेली ड्रोन बनाया गया है, हेलीकॉप्टर की तरह बनाया गया है। इसके पंख मुड़ सकते हैं। ये बता सकता है कि कमरे में कितने लोग हैं। ये सुरक्षा में काफी मददगार होते हैं। चलिए अब आपको सबसे हैवी ड्रोन के बारे में बताते हैं, जिसका इस्तेमाल नमो ड्रोन दीदी स्कीम में होता है, जो केंद्र सरकार की अहम योजना है। ये सबसे हैवी ड्रोन है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इस्तेमाल हुआ। सरयू जल का छिड़काव भी इसी ड्रोन से हुआ था। खेतों में छिड़काव के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब यूपी पुलिस के अधिकारियों, जवानों के साथ साथ संस्थान के छात्र छात्राओं को न सिर्फ ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि नए ड्रोन और तकनीक का विकास कर उसका पेटेंट भी तैयार किया जाएगा। इस विश्व स्तरीय फॉरेंसिक एआई ड्रोन और रोबोटिक्स लैब में ऐसे ड्रोन बनाए जा रहे हैं कि दुश्मन देश से कोई ड्रोन आता है तो उस ड्रोन की पूरी जानकारी पता लग जाएगी। ये ड्रोन कहां से और किस मकसद से आया है। दुनिया की सबसे जो हाईटेक लैब हैं उनकी तर्ज पर इस लैब का शुभारंभ किया गया है। आने वाले दिनों में यूपी पुलिस के जवान हों, अधिकारी हों, या फिर इस उत्तर प्रदेश राज्य विधि विज्ञान संस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं वो तरह तरह के उपयोग करें, अपने प्रोडक्ट बनाएं, अपना इनोवेशन करें और उनका पेटेंट कराकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान का भी नाम दुनिया भर में रोशन कर सकें। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। खबर वाराणसी से, जहां पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर दर्ज होगा मुकदमा। कोर्ट के आदेश पर वाराणसी में दर्ज होगा मुकदमा। फिल्म में निवेश के नाम पर ठगी का केस होगा दर्ज। पवन सिंह पर 1.25 करोड़ से ऊपर की राशि ठगी करने का आरोप है। होटल व्यवसायी ने कोर्ट में लगाई गुहार। पवन सिंह के साथ 4 पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश। वाराणसी के कैंट थाने में दर्ज होगा धोखाधड़ी का केस पवन सिंह के खिलाफ। पूरी कूटरचना के साथ हमको ठगा गया बनारस में। उसके बाद हमने सीपी का एप्लीकेशन दिया, उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। थाने पे चक्कर काटते काटते चौकी पे चक्कर काटते थक गए। माननीय न्यायालय का दरवाजा खटकाया। न्यायालय ने हमारी मजबूरी समझी, हमारी चीजें समझी
हम तो 1 नंबर से पेमेंट दिए हैं, 1 नंबर से GST पेड किए हैं, 1,25,00,000 रुपए हमने दिया। आज कुछ भी मैं टहल रहा हूँ अपने पैसे के लिए। किसके खिलाफ करवाए हैं आप? ये मुकदमा पवन सिंह हुआ है, प्रेम शंकर राय हुआ, सीमा राय हुआ, अरविंद चौबे के नाम से हुआ, जो इसमें एक्टर है, ठीक, पवन सिंह एक्टर है और निर्माता है प्रेम शंकर राय, सीमा राय और अरविंद चौबे निर्देशक है। देश में पहली बार रेल पटरियों के बीच में सोलर पैनल लगाया गया। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेल इंजन कारखाने की लाइन पर 15 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी के उत्पादन के लिए बड़ी पहल की गई है। बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका ने रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल सिस्टम लगाकर ये नया कीर्तिमान रचा है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेल इंजन कारखाने की लाइन संख्या 19 पर 15 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए गए हैं। इनसे रोजाना करीब 15 किलोवाट बिजली पैदा हो रही है। यह बिजली सीधे तौर पर इलेक्ट्रिक इंजन चलाने में, स्टेशन के लिए बिजली और सिग्नल सिस्टम को ऑपरेट करने में इस्तेमाल होगी। इसमें पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन अपनाई गई है। अभी 70 मीटर लंबे ट्रैक पर 28 सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो ये देखिए माइक्रो लेवल पर इसकी शुरुआत हुई। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के कुशल इंजीनियरों ने इसको कर दिखाया, धरातल पे ले आया। और इसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम ट्रैक का इससे अच्छा उपयोग नहीं कर सकते थे। खाली पड़ी ज़मीन पर हम लोगों ने सोलर पैनल लगाकर जिस प्रकार से सोलर ऊर्जा से हम बिजली का उत्पादन कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में हम ऊर्जा की आवश्यकताओं को बड़ी मात्रा में इसके द्वारा पूरा कर पाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लोको चलने पर भी इस प्रकार से इसकी माउंटिंग की गई है कि सोलर पैनल पे किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव न पड़े और वो भी सुरक्षित है। और हम उस जमीन, खाली पड़ी जमीन का बेहतर से बेहतर उपयोग इस रूप में कर पा रहे हैं। इन सोलर पैनलों को पटरियों के बीच रबड़ पैड और एपोक्सी एडहेसिव से कंक्रीट स्लीपर पर चिपकाया गया है, जिससे धातु कंक्रीट मजबूती के साथ बंधे रहें। एक सोलर पैनल का वजन 31.83 किलोग्राम है। इसको बॉन्डिंग कैसे की गई, मतलब क्योंकि निकलती कैसे, कंपन से, क्योंकि रेलवे जब ट्रेन चलती है तो कंपन होती है। यहाँ से देखें अगर ये इसमें माउंटिंग जो क्लैंप किया गया है, हाँ, ये माउंटिंग क्लैंप, हाँ ये आप एड्रेसिव जो है ये लगाया गया, इससे माउंटिंग की गई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एलन की से 4 स्क्रू पे इसको जो है कसा गया है। और इसको अगर मेंटेन, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा दिखाएं जरा ये कैसे, यहाँ ये, और इसके नीचे एक रबर पैड लगाया गया, आप देखेंगे तो उस रबर पैड से इसका कंपन भी नहीं होगा। और ये 4 स्क्रू में हर पैनल माउंट किया गया है, जिसे बहुत आसानी से एलन की के द्वारा हम खोल सकते हैं। मतलब इसको हटा भी सकते हैं। 70 मीटर को अगर हटाया जाए तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं और 1 से 1.5 घंटे में हम लगा भी सकते हैं। खास बात ये कि ये सोलर पैनल लगाने के बावजूद भी ट्रेन के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेल इंजन गुजर रहा है। इस सोलर पैनल को आसानी से करीब 1.5 घंटे में हटाया और लगाया जा सकता है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गाजियाबाद से खबर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर वे पर हादसा हुआ है। सन सिटी गेट के पास में बस डिवाइडर से टकराई है। हल्द्वानी से आ रही बस डिवाइडर से टकराई है। बस खबर आपको बताएं, लेकिन उससे पहले एक और खबर जानिए। फतेहपुर की एक खबर है, जहां पर बदमाशों ने एक महिला के घर में ही घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। महिला का विरोध करने पर उसे गोली मार दी गई। 2 बदमाश बिजली विभाग के कर्मचारी बनकर यहां पर घर के अंदर दाखिल होते हैं। बदमाशों ने बिजली बिल चेक करने का बहाना बनाया और फिर घर में मौजूद महिलाओं से गहने लूट लिए। वारदात को अंजाम देकर आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए। तो वो बोले, कुछ नहीं बोले, अंदर घुस आए और यहाँ आके हम लोगों को बंद कर दिए। वहाँ से वही छोटी बच्ची को बहाना दिए कि अगर जो चीज हो उसको निकाल दो, नहीं उसको हम मार देंगे। तो क्या क्या ले गए? चैन ले गए, टप्स ले गए, दो चैन
और 3 जोड़ी टप्स। लगभग कितने का सामान रहा होगा? अरे मेरा तो कम से कम 1.5 लाख का था, मौसी का 1 लाख का था, और जो है टप्स हो गए गोली बताया जा रहा 3 लाख 3-3.5 लाख से कम का। बताया जा रहा गोली मारी गई है। हाँ वो कैसे क्या लगी। हुआ? अरे वो यहाँ पे आ गए और जो है कहे मार देंगे, मौसी बोली मार दो, तो उसने यहाँ आके मार दिया। और अब आपको बताते हैं गाजियाबाद की ये बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। सन सिटी गेट के पास में बस डिवाइडर से टकराकर पलटी है। हल्द्वानी से आ रही बस डिवाइडर से टकराई। बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन सुरक्षित हैं जितनी भी सवारियां इस बस के अंदर मौजूद थी। हादसे के दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गनीमत रही कि किसी को चोटें नहीं आई हैं, सवारियां सुरक्षित हैं, लेकिन हल्द्वानी से आ रही ये बस डिवाइडर से टकराकर कितना नुकसान इसे हुआ है आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। अमित राणा से लेते हैं इस पर जानकारी। अमित राणा, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप ये खबर विस्तार से बताएं, कैसे हुआ ये हादसा? रोहित जी रोहित बताएं। जी, गाजियाबाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की आज ये सुबह 4:30 बजे की घटना है। वेब सिटी थाना क्षेत्र के सन सिटी गेट के पास जो हल्द्वानी से आ रही थी बस अचानक एक वाहन को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में ड्राइवर, कंडक्टर, कुछ सवारियां घायल हुई है। यह हादसा करीब सुबह 4:30 बजे का है। वहीं तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। वहीं घायलों को तो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो यातायात है वह भी सामान्य है। वहीं जो घायल है उन्हें भी मामूली हल्की चोटें आई हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से ये बचा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए रोहित सिंह। झूठे मुकदमे कराने वाले वकील को सजा। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। SC/ST कोर्ट ने दोषी वकील को दी उम्र कैद की सजा। वकील परमानंद गुप्ता पर 5 लाख का जुर्माना। एक महिला के सहारे लोगों को फंसाता था। रेप और SC/ST केस में 2 भाइयों को फंसाता था। इससे पहले भी कई लोगों को इसने फंसाया। जांच में रेप के आरोप झूठे पाए गए। महिला के जरिए कुल 11 मुकदमे दर्ज कराए गए। ऋषमणि से लेते हैं इस पर और जानकारी। ऋषमणि, ये पूरी खबर बताएं। राजधानी लखनऊ के SC/ST स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। तो वकील को ही उम्र कैद की सजा सुनाई है। 5,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वकील पर यह दोष साबित हो गया कि उसने अपनी पत्नी की ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक दलित महिला के जरिए 2 भाइयों के खिलाफ रेप और SC/ST की धाराओं में फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था। जो मुकदमा लिखाया गया था, उसकी जो विवेचक थे ACP खंड, वो गए, ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। जिस कमरे में रेप की बात कही गई थी वहाँ कोई कमरा ही नहीं मिला, वहाँ खाली प्लॉट था। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं मिला। कॉल डिटेल से भी वो घटना साबित नहीं हुई, वो घटना फर्जी पाई गई। उसके बाद मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला वो खुद सरकारी गवाह बन गई। उसने कोर्ट में यह अर्जी दी कि उसने वकील के कहने पर यह मुकदमा दर्ज कराया था, जिससे उसे सशर्त माफी दी गई और वकील साहब को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये बात भी जांच के दौरान सामने आई कि परमानंद गुप्ता जो दोषी हैं, जिनको सजा हुई, उन्होंने 29 झूठे मुकदमे राजधानी लखनऊ के अलग अलग थानों में दर्ज कराए थे, जिसमें 18 उन्होंने खुद दर्ज कराए थे, 19 उन्होंने एक महिला के जरिए दर्ज कराए थे। कोर्ट ने इसके ऊपर गंभीर टिप्पणी भी की है कि परमानंद गुप्ता जैसे वकील कोर्ट में अंदर आने और प्रैक्टिस करने के योग्य नहीं है। आदेश की एक कॉपी यूपी बार काउंसिल को भेजने का भी आदेश दिया गया है, ताकि आगे चलिए कभी प्रैक्टिस करने के योग्य ना रहे। शुक्रिया जानकारी के लिए ऋषमणि आपका। उधर वाराणसी से एक अनोखा मामला सामने आया। यहाँ पर एक शख्स अपनी पत्नी को मंदिर ले गया और उसकी शादी उसके प्रेमी से करवा दी। देखिए खबर। पति पत्नी के बीच तीसरे शख्स की एंट्री हो गई तो रिश्ता बिगड़ गया। पति को पता चल चुका था कि उसकी पत्नी का दूसरे शख्स के साथ प्रेम प्रसंग है। इसका पति ने विरोध नहीं जताया
बल्कि फैसला लेकर सभी को हैरान कर दिया। उसने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराने की ठान ली। इसके बाद सभी लोग वाराणसी के राज तलब में एक मंदिर में पहुंच गए, जहां शख्स की पत्नी और उसके प्रेमी की शादी कराई गई। विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार हुआ। दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। प्रेमी ने महिला की मांग में सिंदूर भरा। इस तरह मंदिर में दोनों की शादी संपन्न कराई गई। महिला और उसके प्रेमी दोनों की उम्र 50 साल बताई गई है। वहाँ पर आए के देखे, उसके बाद हम हट बढ़ गए तो फिर क्या 10 लोग को बुला कर लिया कर ये किए शादी करा दी। हाँ। अब कैसा लग रहा है आपको अपनी पत्नी? ठीक लग रहा है, हमको ठीक लग रहा है कि बहुत बढ़िया हुआ कि हमेशा के अथवा ठीक हो गया। चंदौली में रहने वाले अरविंद अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान पर रहता था। रविवार को उसे जानकारी मिली कि उसकी पत्नी और एक शख्स साथ देखे गए। इसके बाद अरविंद घर पहुंचा। वो अपने साथ जयमाला लेकर आया। पत्नी को बिना कुछ बताए उसने एक दूसरे को जयमाला पहनाने को कह दिया और इसके बाद वाराणसी के मंदिर में दोनों की शादी कराने के लिए लाया। इस शादी में आसपास के लोगों ने भी साथ दिया। सर, हम जो दुकान खोले थे इन्हीं के जमीन में, और उसी समय से हम लोग घर से आना जाना, भैंस गाय दूधना, उसी समय से संपर्क था। आज जो है कि यहाँ तक शादी करा दिया। तो किसने कराया शादी आपका? ये उन्हीं का आदमी कभी था। अरविंद की शादी 25 साल पहले हुई थी। शादी से उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन कहा जा रहा है कि कई दिन से पति पत्नी में अनबन चल रही थी। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उधर वाराणसी में पुलिस ने घर में चल रहे अवैध सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान 5 युवती और संचालक समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। कोलकाता से युवतियों को बुलाकर देह व्यापार का काम कराया जा रहा था। ये पता लगाया जा रहा था, जैसी सूचना प्राप्त हुई, ये तुलसीपुर महमूदगंज चौकी क्षेत्र थाना बेलूपुर अंतर्गत एक अनैतिक व्यापार की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें दबिश दी गई। यहाँ पे छापा मारा गया, जिसमें 5 महिलाएं और एक वहाँ के संचालक, एक ग्राहक और एक जो ओनर है उसके बिल्डिंग के, ये लोग ये मौके से हिरासत में लिए गए हैं। वहाँ से तमाम आपत्तिजनक सामग्रियाँ भी प्राप्त हुई।